अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। मौलाना फजलुर रहमान ने कसूर में होने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जो बयान दिया वो आज मुल्क में सियासी हलचल का सबब बना हुआ है। हुकूमती वज़रा और काबीना का हिस्सा सियासी जमातें शदीद अल्फाज में मौलाना की मज़म्मत कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मौलाना ने अपने इस बयान के ज़रिए शहदा और उनके ख़ानदानों की तौहीन की। इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौलाना साहब ने सिर्फ एक इदारे को नहीं, हज़ारों शहदा, ज़ख्मियों, उनकी बेवाओं और यतीम बच्चों को और सोगवारान जो वालिदैन हैं उनके जज्बात को मजरूह किया है। आज वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने तो मौलाना फजलुर रहमान से अपने अल्फाज पर माजरत करने का मुतालबा कर दिया। अब हुकूमती वज़रा तो मौलाना साहब से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन JUIF के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मौलाना क्यों माफ़ी मांगे। माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने मौलाना को लश्कर लाने और का इनडायरेक्ट पैगाम दिया। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मौलाना को ये बयान देने की क्यों ज़रूरत, इसका मतलब क्या है उनके इस बयान का। इस पे JUIF और हुकूमत दोनों का मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर बराए प्राइम मिनिस्टर, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ियाउर रहमान साहब, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज़ियाउर रहमान साहब, जैसा कि आपने सुना, आज कौमी एक जो है ये मौजू बना हुआ है। इसके ऊपर सियासतदानों ने, हुकूमती वज़रा ने मज़म्मती बयानात जारी किए हैं और बुनियादी तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि जो हिस्सा मौलाना साहब के बयान का हमने सुनवाया कि ये शहदा के साथ एक तरह से तौहीन है। क्या मानी और मकासद थे मौलाना साहब के इस बयान के, इसके ऊपर आप रोशनी डालिएगा और उनको क्या पैगाम दिया गया। बहुत शुक्रिया अब्सा। देखिए, मैं इस पर तबसरा करने से पहले ज़रा इसके पस मंज़र में चला जाऊँ। ये आपने वफाकी वज़रा के बयानात सुनवाए हैं, मैं उनकी तरफ बाद में आता हूँ। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम वो जमात है कि जिस जमात ने हमेशा बरमला ये इजहार किया है कि जब जब पाकिस्तान को, हमारे अफवाज को, हमारे खून की ज़रूरत होगी, हम उनके शाना बशाना लड़ेंगे। ये बरमला इजहार जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा हर उस पर किया है, फोरम पर किया है, फ्लोर ऑफ द हाउस किया है। दूसरी बात ये कि ये जमीयत उलमा इस्लाम है जो उन कुव्वतों और जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान के जोग्राफिया को नहीं मानते, पाकिस्तान के नजरिए को नहीं मानते, जो बंदूक बरदार हैं, जो बंदूक उठाकर पाकिस्तान के निज़ाम पर और पाकिस्तान की रियासत पर कब्जा करना चाहते हैं, उन मजहबी कुव्वतों के दरमियान अगर कोई बफर जोन है और उसको मजहबी तबके को उनकी तरफ जाने से रोका है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। इस पादाश में जमीयत उलमा इस्लाम के दर्जनों नहीं, सैकड़ों कारकुन शहीद हुए हैं, लीडर शहीद हुए हैं, सिर्फ इस पादाश में शहीद हुए हैं अब्सा कि हम पाकिस्तान की रियासत के साथ कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान के नजरिए के साथ कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ कमिटेड हैं। लेकिन आज अगर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि आपने लश्कर नहीं बनाने, आपने उन लश्करों के जरिए उनको मुसल्ला करके फिर उसको कौम के साथ और बंदूक बरदारों के साथ जब आप लड़ाएंगे तो फिर उनके पास किले नहीं है कि वो अपना दिफा कर सकें, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो अपना उनके पास बारूद नहीं है, उनके पास जहाज नहीं है। आप दुश्मनियां छोड़कर जाएंगे उन लोगों के लिए जो इस अपनी कौम के साथ लड़े। जी, ये बात मौलाना साहब ने तो कही, इस तरफ मैं आती हूँ कि क्या ऐसा पैगाम दिया गया लश्कर बनाने का, लेकिन जो तनख्वाहों के साथ कीमती जाने शोहदा किए हैं उनको जोड़ा गया, इस पे जो एतराज है इसको आप एड्रेस कर दीजिए। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, यही उसका कॉन्टेक्स्ट था जिसको ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान करते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा है कि आप लोग जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं, जो हमारे अफवाज में आते हैं, जो हमारी पुलिस में आते हैं, वो इस चीज के लिए ट्रेन होते हैं। वो हम पाकिस्तानी कौम, आपका और हमारे इख्तियार वली मेरे बड़े भाई हैं, हम सबका एक दायरा है। आपने ये प्रोफेशन अगर सहाफत का ऑप्ट किया है तो बाई चॉइस ऑप्ट किया है। इख्तियार वली साहब और मैंने अगर सियासत को ऑप्ट किया है तो बाई चॉइस ऑप्ट किया है। और अगर किसी ने पाकिस्तान की दिफा और इसकी सालिमियत के लिए फौज में जाना ऑप्ट किया तो बाय चॉइस ऑप्ट किया है। अपनी जान पेश करने के लिए एक जज्बा भी तो इन्वॉल्व होता है। ये एतराज है, मैं से आपकी तरफ दोबारा आती हूँ ज़िया साहब, कि उसको सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह से तो नहीं जोड़ा जा सकता।
आपके साथियों ने जाने नहीं कुर्बान की और जज्बा इन्वॉल्व है। मैं क्या, हम उनको भी शहीद कहते हैं, ज़िया साहब हमारे जिन साथियों ने जाने दी, और एक जज्बा है जो वॉर जोन जाके कवर करते हैं, और एक हम जैसे भी हैं जो स्टूडियो तक महदूद रखते हैं अपने आप को, तो एक फ़र्क होता है हम में और उन। लेकिन ज़िया साहब मैं एक दफ़ा दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे इजाज़त दें, मैं इख्तियार साहब को यहाँ शामिल करती हूँ। इख्तियार साहब जी, फिर हम यही कहते हैं कि हमें उन शहीदों का एहतराम है, हमें उनके खून की अजमत का एहतराम है, लेकिन ये कि आप उसको बुनियाद बनाकर फिर आप पूरे पाकिस्तान पर ये एहसान जताएंगे कि जी हम तो आपकी हिफाजत के लिए जो है वो जाने कुर्बान कर, तो जाने तो सियासी लोग भी कुर्बान कर रहे हैं, आप भी कुर्बान कर रहे हैं। इख्तियार वली जी जी, मैं ज़िया साहब, इख्तियार वली साहब, ये जो बात ज़ियाउर रहमान साहब कर रहे हैं, मैं दोबारा भी इनकी तरफ जाऊंगी। बिटवीन द लाइंस ये कह रहे हैं कि हमें लश्कर बनाने का कहा जा रहा है। इस किस्म का JUI से कोई मुतालबा किया जा रहा है कि वो जो है वो हथियार उठा लें और रियासत, ऐसी कोई सोच, मैं अगर इन अदर वर्ड्स पूछूं आपसे, पाई जाती है कि इस दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मजहबी जमातों को भी अब जो है वो साथ शामिल होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्सा। देखिए, कल भी मैंने इस पे अपना रिएक्शन दिया था, और मौलाना साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि पाकिस्तान की सियासत में वो बुज़ुर्ग सियासतदान और मजहबी रहनुमा की हैसियत रखते हैं, और मौलाना साहब की वो फॉलोइंग है कि मेरे जैसे कारकुन, लेट मी रिपीट, कि हम अपनी अपनी जमातों में रहकर हम मौलाना साहब के साथ हमारी एक अनकंडीशनल मोहब्बत भी है, अदब और एहतराम का रिश्ता भी है। अगर आपको किसी ने लश्कर का कहा है तो आप लश्कर बनाने से इनकार कर दें, सिंपल इज दिस। कहा कैसे जा सकता है? हमारी तो पॉलिसी माजी में रही गुट तालिबान की, यही कह रहा हूँ, लेकिन हम उस पॉलिसी से तो बहुत दूर हटते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अगर किसी ने कहा है तो फ्लैट रिफ्यूज करें, बट मैं इस बात से कि शुहदा के खून को, उनके वरसा की कुर्बानियों को, उनके लहू को महज चंद हज़ार रुपयों की तनख्वाह के साथ बांध कर उस पर मिट्टी डाल देना कि वो शहीद ही नहीं है, तो फिर तो तनख्वाह जो सहाफ़ी लेते हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, मरते हैं, और हम कहते हैं ये शहीद हैं, फिर वो भी शहीद नहीं है। फिर जो पुलिस वाले इतनी दहशतगर्दी की लड़ाई में मर गए वो भी शहीद नहीं है, जज्बा, उसमें बहुत बड़ी बहादुरी है, ये गैर मामूली वो है। जो हमारे FC के जवान शहीद हो गए वो भी शहीद नहीं है, जो रेंजर्स शहीद हो गए वो भी शहीद नहीं है। क्या इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले वो लोग, वो जितने मर चुके हैं बॉर्डर्स के अंदर, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जंग में, मेरे घर में तो 2 खुद विक्टिम्स हैं दहशतगर्दी के, क्या वो सारे शहीद नहीं हैं? मतलब मेरे ख्याल में दिस इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है मौलाना साहब को बसत अदब उनका गुस्सा किसी और बात पर है, किसी और बात का गुस्सा उन्होंने इस पे निकाल दिया है। मैं ये उनसे, ये मेरे मुतालिबा तो नहीं, लेकिन ये उनसे गुजारिश ज़रूर करूँगा बड़े नरम अल्फाज में कि आप बहुत मोहतरम हैं, आप बहुत मोतबर इंसान हैं, आप बड़े इंसान हैं, एंड यू हैव द करेज, यू हैव द गट्स, आप में ही ये जुर्रत है कि आप अपने ये अल्फाज वापस ले लें। ये पूरे पाकिस्तान की दिल आज़ारी है, ये पूरे मुस्लिम उम्मा की दिल आज़ारी है। पाकिस्तान फौज, पाक फौज सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा उसकी आंख का तारा बन चुका है। अब इख्तियार साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा अगर ऐसा किसी ने कहा कि ये मुसल्ला हो जाएं, जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं, तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता था। अब अगर ऐसा कुछ कहा गया तो आप भी इस बात की मजम्मत करते हैं जिसका, अगर ये कोई आइडिया फ्लोट किया गया इस किस्म का कि एक ग्रुप बन जाए मुसल्ला किस्म के, और माजी में हम पे ये तनकीद रही है कि हम गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी पे अमल पैरा रहे, लेकिन आज की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो मुख्तलिफ है। बहुत क्लैरिटी है उसमें कि दहशतगर्द जो है वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे कोई भी मलेशिया है, कोई भी तंजीम आप उसको नाम दे दें, दहशतगर्द इज दहशतगर्द, एंड दहशतगर्दी इज दहशतगर्दी। और पाक फौज, मैं वही कह रहा हूँ कि पाक फौज ही उनके खिलाफ लड़ रही है, और किसी को मुसल्ला करने की गुंजाइश नहीं है, किसी को मुसल्ला करने की गुंजाइश। एक ब्रेक की तरफ इस बात पे जाते हैं। इख्तियार साहब, मैं ज़ियाउर रहमान साहब से इस पे मजीद, इख्तियार साहब ने कहा कि मौलाना साहब को मसला कोई और भी हो सकता है जिसकी बुनियाद पे वो बात करें, वो उनकी नज़र में क्या होगा, इस पे बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पे वो बात कर रहे थे, और उसके बाद जो एक हिस्सा है उनके बयान का वो हुकूमत की तरफ से सख्त
सख्त तनकीद उस पर की जा रही है और एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। ज़ियाउर रहमान साहब, आपने ब्रेक से पहले गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है, अब ख़ुद JUI की एक पॉलिसी पिछले कुछ अरसे के अंदर जो तरमीम हुकूमत लेकर आई सख्त तनकीद की जद में थी। 26वीं तरमीम में भी आपने सपोर्ट किया, आपके एक रुकन ने 27वीं तरमीम में भी जाकर सपोर्ट कर दिया, तो आपका वर्कर भी तो कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है कि इस सारे निज़ाम के आप मुखालिफ हैं, इनको आप महसूर सियासतदान भी कहते हैं, फिर आईनी तरमीम में साथ भी दे देते हैं। तो कोई वाज़ेह पॉलिसी तो मौलाना साहब की भी होनी चाहिए कि वो स्टेट की पॉलिसी से बिल्कुल मुखालिफत करते हैं या कुछ चीज़ों पर इत्तफाक राय भी करते हैं। कब डिफ्रेंशिएट किया उन्होंने कि उन्होंने एलीट क्लास की बात की है, उन्होंने फौजी जवान की बात की, उन्होंने तनख्वाहदार तबके की बात की। ये तनख्वाहदार मुलाजिम है, ये क्यों सियासत में मुदाखलत करेंगे? तनख्वाहदार मुलाजिम तो फौजी जवान से लेकर जनरल तक हुआ करता है। दूसरी बात ये है कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम पर आपको भी मालूम है, अच्छा ये क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम को डिफेंसिव पे डालने के लिए इस तरह की बात जरूर होती है कि जी 26वीं तरमीम में हमने 40 दिन तक हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल उनके साथ मुज़ाकरात करके उनके से वो सारी चीजें निकलवा के जो उसमें मुतनाज़ा थी और जिस पर PTI भी ऑन बोर्ड हुई, फिर उसके बाद 26वीं आईनी, इस तरह तो बहुत सारी आईनी तरमीम पहले भी मंजूर हुई। 27वीं तरमीम में आपने एक रुकन की बात की, हमने उनको जमीयत उलमा से निकाल दिया, हमने उनकी रुकनियत ही मंसूख कर दी। हम बहुत क्लियर हैं। आखिर में ज़िया साहब, ये जो बयान है इसमें को वजाहत की तवक्को रखी जाए। कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान के आईन और उसके कानून के साथ कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान की रियासत के साथ कमिटेड हैं, हम उसके नजरिए के साथ कमिटेड हैं, हम उसके जोग्राफिया के साथ कमिटेड हैं और हम शुहदा के खून के साथ कमिटेड हैं। लेकिन अगर इतने सारे सिविलियन शहीद हुए हैं, अगर इतने सारे उलमा शहीद हुए हैं, सियासी वर्कर और सहाफ़ी शहीद हुए हैं, तो फिर उनको भी शहीद माना जाए, उनका भी शहादत का वही एहतराम होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपने कहा कि जी कोई वापसी देखें, मौलाना साहब ने बिल्कुल आईनी और कानूनी बात की है कि लश्कर बनाने की तरफ हम किसी सूरत नहीं जा सकते। एक आम आदमी को डीवेपनाइज करने के बाद वेपनाइज करना, उसके हाथ में बंदूक देना, कौन से लड़ाने की तरफ हम कभी भी नहीं जा सकते। ये जो अब आपका बयान है या जितनी बात आपने की, इसी को समझा जाए, वजाहत है, मौक़िफ़ आपका ये कि इसको सियाको सबाक से हट के पेश किया गया। क्लोजिंग कमेंट्स इख्तियार साहब आपके होंगे। मौलाना ने जो बात की कि मगरिब के बाद KP में कोई निकल नहीं सकता, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा ज़िया साहब की बात को। इससे भी तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। 42 शहादतें बलूचिस्तान में 2 दिन में हो जाती हैं पुलिस की। एक एहतजाज वहाँ पर यह भी है कि एहलकार जो पुलिस के हैं वो आखिरी दम तक मुकाबला करते रहे, लेकिन उनको कोई सपोर्ट बैकिंग नहीं पहुंच सकी है। ये संजीदा मामला तो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जो आवाम भी उठा रहे हैं, सियासतदानों की तरफ से, जो लीडरान हैं उनकी तरफ से भी उठाया जाएगा, तो इसके साथ साथ इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। रहमान साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं ये बाल रंगते हैं, मैं रंगता नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे छोटे लगते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में आप कोई भी बात करें, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आप माजी की जो भी उठाते हैं उसमें आपको पर्दा नहीं मिलेगा, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। आप भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें। उन्होंने ये कहा कि ये फौज जो है ये रियासत के मुलाजिम हैं, आप वहां तक जाएं, जरूर जाइए, लेकिन जब बात आती है शहादत की तो ये मेरे नबी का और मेरे अल्लाह का फरमान है कि शहीदों का रुतबा जो है रोज़े महशर ये पैगंबरों के बराबर होगा। उनकी शहादत पे उसकी तज़हीक करना, उसको मलिया मीट करना, उनकी कुर्बानियों को यकसर मुस्तरद कर देना, इसकी गुंजाइश कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये सवाल उठाने की गुंजाइश है कि हमारे कीमती जवानों की इतनी बड़ी तादाद में शहादतें क्यों हो रही हैं? इस हद तक तो मैं आता हूँ उस पर, और मैं आपको ये बात मैं बताऊँ, ज़ियाउर रहमान भाई इस बात के साथ मानते हैं या ना माने, ये मेरे भाई हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं मौलाना साहब के साथ मेरे ज़ाती बहुत अच्छे मरासिम हैं। मौलाना साहब के जिस दिन ये बात समझ में आई कि ये बात गुस्से में चाहे न चाहे उनके बादल नाखास्ता मुंह से निकल गए, वो इन अल्फाज को वापस लेंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनमें इतने गट्स मौजूद हैं, इतने वो कदावर शख्सियत हैं कि वो इन अल्फाज को वापस ले लेंगे। क्योंकि ये सिर्फ आपने बात की, सिर्फ हुकूमत को तकलीफ नहीं हुई है,
पूरी पाक फौज को है, पूरे पाकिस्तान को हुई है, पूरी मुस्लिम उम्मा को इससे तकलीफ है, और मौलाना साहब कभी भी इतनी बड़ी तादाद के लोगों को उनकी दिल आज़ारी नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि मौलाना साहब इन अल्फाज को वापस लेंगे और आप देख लेंगे। आई एम श्योर। जहाँ पे आपने बात की कि उनके पास उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, बिल्कुल सपोर्ट मिल रही थी। उनकी सारी सिचुएशन का ब्रीफिंग और इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है। उनको वो एक ज़ियारत में पुलिस के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी बात करें। टैक्टिस था, उनका एक जंगी हिकमत अमली आप कह लें कि दूसरों का एमुनिशन जल्दी खाली करने के लिए आपको कभी कभी एक गोली चलानी पड़ती है उसकी मैगजीन खाली कराने के लिए। चलिए जी, बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल वहाँ पर बनी और बहुत जानों का नुकसान हुआ। बहुत शुक्रिया अख्तियार वली साहब, ज़ियाउर रहमान साहब। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो जवान पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं वो तनख्वाह से बहुत बड़ी बात होती है। वो बहुत बहादुरी और बहुत जज्बे की, अपने कौमी जज्बे की ये मामला होता है और इसका मुकाबला एक आम उससे ख्यालात से नहीं किया जा सकता। लेकिन देखते हैं कि मौलाना साहब इसके ऊपर मज़ीद कोई बयान देते हैं आइंदा दिनों में या सूरत हाल किस तरफ जाती है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ रही है। सदर ट्रंप ने अब नए क्या ऐलानात कर दिए हैं, इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईरान और अमरीका तयशुदा मुआहदे से इनहराफ करते हुए एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं और कशीदगी में भी मजीद इजाफा होता जा रहा है। इसके बाद अब अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि आज रात से अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नाकाबंदी को बहाल कर देगा और उन्होंने कहा कि इस नाकाबंदी के जरिए सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनसे ख़रीदारी करने वालों को रोका जाएगा। दीगर तमाम ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने यहाँ तक कह दिया कि अब अमरीका आबनाए हुर्मुज़ का महाफिज होगा और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम जो कार्गो शिप्स हैं उनको महफूज रास्ता फराहम करने पर 20% टैक्स वसूल करेगा। इस पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तंज़िया रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अमरीकी सदर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेगा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अब्बास अराग़ची का मज़ीद कहना था कि ईरान हमेशा से आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और रहेगा, लेकिन 20% टैक्स बहुत ज़्यादा है, हमारी पेशकश इससे बेहतर होगी। तो ये एक रद्द-ए-अमल है जो अमरीकी सदर के इस बयान, जो एक इंतहाई बयान है, क्योंकि अमरीका इस बात की मुखालफत करता रहा है। जब भी ईरान ने यह कहा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले शिप से एक मुआवजा वसूल करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का। आप खुद अमरीकी सदर यही बात कर रहे हैं, तो हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कशीदगी है और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जैसा एक इंतहाई संजीदा मामला है, क्योंकि इसकी वजह से दुनिया भर की मईशतें मुतासिर हो रही हैं, तो क्या अब एक इंतहाई गैर संजीदा अंदाज में इस मामले को हैंडल किया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त के लिए। क्या आप समझते हैं कि मामलात, क्योंकि एक MOU हुआ, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, एक बार फिर से पॉइंट ज़ीरो पर आ गए हैं? ईरान अपनी नाकाबंदी जारी रखे हुए है, सदर ट्रंप कहते हैं कि आज रात नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। ये आपको किस तरफ जाते हुए हालात नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल साफ है कि सीज़ फायर जो कि 60 दिनों के लिए था और जिसमें ये था कि जो मुज़ाकरात होंगे और ख्याल ये किया जा रहा था कि मुज़ाकरात के नतीजे में कोई दायमी हल जो है निकल आएगा, लेकिन अब तो ऐसा मालूम होता है कि सीज़ फायर तो ख़त्म ही हो गया है और एक दोबारा जंग शुरू हो गई है। अभी तक तो ये ऐलान उस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन जो इक़दाम किए जा रहे हैं इस वक्त, जैसे आपने अपने ज़िक्र किया अभी कि वहाँ पे 3-4 दिन से जो अमेरिकन जो है बॉम्बिंग जारी है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया और कहा यह जाता है कि ये 3 या 4 दिनों में जो बॉम्बिंग हुई ईरान में, इसकी शिद्दत उससे ज़्यादा थी जो कि 28 फरवरी के बाद जंग में थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और आपने बिल्कुल सही कहा कि नाकाबंदी भी दोबारा शुरू हो गई है, जो कि सीज़ फायर का एक हिस्सा था जिसमें ये तय किया गया था MOU के ज़रिए कि जो है वो वहाँ पे जो है वो ब्लॉकेड ख़त्म किया जाएगा। और इसी तरह ईरान पे भी बात आ रही थी कि वो जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे जो उनका एक लिहाज से उनकी एक वो थी, रुकावट थी, वो ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन अब दोनों चीज़ें नहीं हुई, तो अब ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है क्या MOU जो है
وہ اب برقرار ہے، کیونکہ ایم او یو میں ایک بنیادی طور پہ جو چیز تھی وہ سیز فائر کا ایک کلاس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام چیزیں یہ تھیں جو کرنی تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہیں. تو ایک لحاظ سے کہا جائے کہ ایم او یو بھی ختم ہو گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. لیکن یہ صورتحال اب بہت ہی خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے جو کہ ہم نے دیکھی تھی کہ جو 28 فروری کو جنگ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ایک سیز فائر کا دور بھی شروع ہوتا ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ بات چیت کے ذریعے شاید معاملات آگے بڑھ سکیں گے. لیکن اب جو لگتا ہے اس میں مجھے خطرہ یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ کار ابھی اور زیادہ پھیلے گا. ابھی آلریڈی جو ہے اس میں مختلف ممالک بھی اس میں شامل ہیں. ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹری اٹیک ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تمام جو خلیجی ممالک ہیں ان کے جو ہے اس پہ حملے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اب یہی بات ہوتی ہے کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ سعودی عربیہ پہ بھی ہوتیز نے جو ہے ایک ہوائی اڈے پہ حملہ کیا ہے. تو اب ہوتی کے متعلق یہی بات کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ ایران کے زیر اثر ہے. تو اس کا جو اب دیکھا جائے تو صورتحال بہت خراب ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف ریجن پہ نہیں پڑ رہے ہیں بلکہ اس کے گلوبل جو ہے معاشی صورتحال پہ بھی اس کے پڑ رہے ہیں. اگر اچھا دوسری ایک مضحکہ خیز چیز ہے، بالکل آپ بات صحیح ہے کہ اب جو بھتہ ایک لحاظ سے جس کو کہا جا سکتا ہے سمپل لینگویج میں کہ امریکہ اب یہ ان جہاز رانی کو برقرار رکھنے کے لیے اب ان ممالک سے بھتہ لینے کی بات کر رہے ہیں. اور جو ٹرمپ کا جو بیان تھا وہ بھی پڑھنے کے قابل تھا. انہوں نے کہا تھا یہ جو ممالک ہیں، سعودی عربیہ کا ذکر کیا، یو اے ای کا ذکر کیا، کویت کا، کہ بہت ہی امیر ملک ہیں اور وہ دے سکتے ہیں پیسے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پوری جو انٹرنیشنل ریلیشنز یا سیکورٹی جو ہے وہ جو ایک بین الاقوامی لاز جو ہیں اس کی تو کوئی اب حیثیت نہیں رہ گئی ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا اعتراض جو امریکہ کا یہی تھا ایران کی اس پہ کہ جو ہے کہ کسی طرح سے جو انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، اور یہ بین الاقوامی جو لاز ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. تو یہ سب سے بڑی خلاف ورزی اگر آپ کی اجازت ہو اس پہ تو بے تحاشا مارکو روبیو کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ جو بات ایران کر رہا ہے اس کی کوئی وہ کہتے ہیں کہ تک نہیں بنتی کیونکہ بین الاقوامی قوانین کا وہ حوالہ دے رہے تھے. لیکن ظاہر صاحب ایک رائے پچھلے 2-3 دن میں یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ ایران نے بھی تھوڑا ایم او یو کے بعد اوور سٹریچ کیا عرب ممالک پہ حملے کر کے جواباً. لیکن ایران کا اس پر موقف یہ ہے کہ ہم سے وعدہ خلافی کی جا رہی تھی، آبنائے ہرمز کا معاملہ ہم نے عمان کے ساتھ مل کر طے کرنا تھا کہ اس پہ کیا آگے جو ہے وہ پالیسی ہوگی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک یہ تعویل پیش کی جا رہی ہے کہ سینکشن زدہ ایران کے لیے ایک موقع تھا کہ اپنے فائنینشیل بینیفٹ میں ساری صورتحال کو لے کر جاتے، کیا اتنی سپیس دی جا رہی تھی ایران کو؟ اس تجزیے سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہے کہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ جو ہے جو جیسے اصل میں یہ شروع ہوا ٹریگر ہوا ہے وہ جو ایران کی پاسداران کی طرف سے 2 جو شپس تھیں جو کہ آبنائے ہرمز سے گزر رہی تھی ان پہ جو ہے ایک فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں تھوڑی بہت جو ہے ڈیمیج ہوئے، اور وہ جہاز تھے قطر کے اور سعودی عربیہ کے. تو وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے عمان کی جو علاقہ ہے واٹر وے وہاں سے گزر رہے تھے. اچھا اس میں یہ یقینی بات ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا اور ہو سکتی تھی اوائڈ. یہ میرے خیال یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تھوڑا سا جو لیوریج ہے ایران کو اس کو اوور پلے کیا گیا اس میں. لیکن ان کی طرف سے بھی ایک اور بھی تھی، امریکن بھی پرووکیشن موجود تھی وہاں پہ. وہ یہ تھا کہ جو وہ جہاں سے وہ گزر رہے تھے جو واٹر وے جو جہاں سے عمان کی اس میں جو ہے وہاں پہ امریکن جو ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ گائیڈ کر کے اور پروٹیکشن میں لے کے جائیں گے. تو اس پہ ایران کو جو ہے یہ ایک تنازع اس میں ایک لحاظ سے پرووکیشن سی بھی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر اس میں نتیجہ زیادہ ایک ایران کے لیے جو ہے زیادہ ایک خراب ثابت ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس میں آپ جب آپ قطر پہ اور سعودی عربیہ کے جہازوں پہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے پھر سے خلیج کے اندر جو ایک تصادم کی صورتحال تھی اس کو دوبارہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب جیسے مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے جب جنگ بندی ہوئی تھی تو ایک حد تک جو ہے ایران کے لیے کچھ سمپتی بھی موجود تھی، کچھ حالات بہتر بھی ہو رہے تھے. قطر جو کہ خود بذات جو ہے وہ ایک لحاظ سے میڈیٹر بھی کا رول بھی ادا کر رہا تھا اور ان کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ایران کے مذاکرات ہو رہے تھے. لیکن اس کے نتیجے میں، اس حملے کے نتیجے میں میرے خیال یہ کہ ان نیسیسری جو تھی اس میں اس پہ اثر انداز ہوا. اب پھر سے وہی بات آتی ہے کہ ایران کے لیے ایک سمپیتھی موجود تھی، پوری دنیا میں موجود تھی اور امریکہ پہ کرٹیسائز ہو رہی تھی. لیکن یہ 1-2 غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے ایران کو زیادہ نقصان پہنچنا ہے.
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو بھرپور فائدہ اٹھایا ٹرمپ نے جو ہے اس چیز کو مطلب اس کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اگر فرض کیجئے ایک اس قسم کا کوئی ایک کلاس انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو اس کو جو ہے مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا تھا کہ آئندہ وہ حملے نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کے بعد فوری طور پہ پھر امریکہ نے اس پہ بھرپور حملہ کر دیا اور اس کی شدت بہت زیادہ تھی. 3 یا 4 دن سے جو بامبنگ ہوئی ایران میں اس کی پہلے مثال ملتی نہیں ہے. تو یہ صورتحال میرے خیال اب بہت ہی سنگین ہوتی جا رہی ہے. اور ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو جنگ بندی کے مخالف تھا، جو کہ باقاعدہ جو پبلکلی MOU کی مخالفت کی تھی، اب اس کا اگر بیان پڑھیں ان کے وزراء کے تو اس میں وہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ دوبارہ شامل ہوتے ہیں تو اس کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہوگا. صدر ٹرمپ کے بیانات بھی اب اشارتاً بھی یہی بات ہے، تصاویر بھی اپنے B-2 بامبرز کی اور دیگر ٹیکنالوجی کی وہ بار بار شیئر کر رہے ہیں. پیغام تو اسی طرف، آپٹکس تو اسی طرف نظر آ رہے ہیں. زاہد صاحب، اگر اب ہم پاکستان کی طرف آئیں، ایک بھرپور کردار سفارتی طور پہ کوشش رہی پاکستان کی. فارن آفس کا کل کا بھی سٹیٹمنٹ یہی کہتا ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں ان کو MOU کی پاسداری کے حوالے سے جو ہے وہ اپیل کی جاتی ہے. لیکن اب پاکستان کے وزیر داخلہ وہ بھی ہمیں غیر معمولی طور پر انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت ایکٹیو نظر آئے. اب بھی ان کی امریکہ میں وہ موجود ہیں، FBI کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی. لیکن اندرونی سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ بھی بلوچستان میں بالخصوص غیر معمولی شکل اختیار کر چکے ہیں چیلنجز سیکیورٹی کے اعتبار سے. زاہد صاحب، آپ کی نظر میں اب پاکستان کی جو پالیسی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کتنی توجہ طلب ہے، اس پہ کس قسم کی کتنی جدت لانے کی ضرورت ہے؟ اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 3 دن میں جو واقعات دہشت گردی کے پے در پے پیش آئے بالخصوص بلوچستان میں؟ بالکل صحیح بات. دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان کا جو رول تھا ایک میڈیٹر کا ایران اور امریکہ کا، وہ بہت ہی لمیٹڈ ہو گیا ہے. اس وقت جو ہے پاکستان کوئی میرے خیال کردار ادا نہیں کر سکتا ہے ان دونوں کو جنگ بندی پہ لانے کے لیے. میرے خیال جو صورتحال جس طرح وہ ہاتھ سے نکل گئی. لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان کو خود بھی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لائم لائٹ بھی ملی ہے، آپ نے اچھا کردار بھی کیا ہے. لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو وہاں سے جو ہے آپ کو وقتی طور پہ جو ہے آپ کو پریس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حالات ہیں اس وقت حکومت کو سب سے زیادہ توجہ جو کرنی چاہیے وہ اپنے اندرونی سیکیورٹی کے معاملات پہ کرنے چاہیے. جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے پچھلے دنوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی آ رہی ہے. اور بلوچستان میں ایک جو اس کی اہمیت ہے، جو ایک جغرافی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس کی وجہ سے اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پہ اس جنگ کے دوران اگر دیکھیں پھیلتی ہے اور پھر بلوچستان میں یہی صورتحال رہتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت ہی جو ہے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. جو کچھ واقعات 4-5 دن میں ہوئے ہیں بلوچستان میں، میں خیال یہ ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہا جاتا ہے کہ صورتحال کو قابو میں کر لیا جائے گا اور یہ جتنے بیانات آتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال قابو میں نہیں ہے، بلکہ اب جو ہے جو اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں، ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں، وہ آپ کو پورے صوبے میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے. میں نے کہیں اور دیکھیں دنیا بھر میں ایک وزیر اعظم اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شیئرنگ ہوتی ہے تاکہ جو ہے اگر فرض کی یہ آج تک میں نے سنا ہے کہ وزیر اعظم اور آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہر جگہ دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. یعنی خود ایک مذاق سا بن گیا ہے. اس وقت پوری توجہ جو ہے آپ دیکھیں کہ دوروں بیرونی دوروں پہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی آپ نے محسن نقوی کا بھی کیا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کی پوری توجہ اس وقت مرکوز جو ہے آپ وزیر داخلہ ہیں. وزیر داخلہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انٹرنل سیکیورٹی میں، لیکن وہ تو اور ایک ایسا تاثر بھی زاہد صاحب ملتا ہے کہ جیسے ایک ڈینائل میں ہیں ہم اپنے حقیقی مسائل سے، اس کو ایک طرف سے جو ہے وہ اس ڈینائل کا شکار ہے. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، جیسا کہ گفتگو ہوئی بین الاقوامی سطح پر یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ پاکستان نے احسن طریقے سے عالمی امن کے لیے کردار ادا کیا، لیکن انٹرنلی اندرونی طور پہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اب وہ ایک غیر معمولی شکل اختیار کر چکے ہیں اور اس کو قابو پانے کے لیے غیر کا جو ہے وہ ہمیں غیر معمولی قسم کے اقدامات اور توجہ دینی ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.